हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? एक्चुअली आज मैं कुछ नया पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिखाने नहीं आया हूँ। बस कुछ बात करनी थी कि आप सबको पता होगा हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है, काफ़ी दिन हो गए वैसे तो, जिसमें हर रोज हम एक नए टॉपिक पे एक अप्लाइड मैथ का वीडियो और एक प्योर मैथ का क्लासरूम वीडियो रोज अपलोड कर रहे हैं। आप लोग उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छे कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, ये काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन देता है। पर बीच में वहीं कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें से सबसे मेन है कि नया कंटेंट, नई वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। बहुत ऑब्वियस कारण है इसका, सबको पता है नया कंटेंट कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। पर जहाँ तक उन वीडियोस की बात है, इसका शायद हम ये नहीं क्लियर कर पाए आप लोगों तक कि हमने ये सीरीज क्यों शुरू की। अक्सर क्लास में या सेमिनार में ये बच्चे रेगुलर क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई पूछता ही है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो। तो उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो वीडियोस जो अब हम सेल नहीं कर रहे हैं या थोड़े से पुराने हो गए हैं, क्यों ना हम उनको यूट्यूब पे सबके लिए फ्री में अवेलेबल कर दें, ओपन कर दें, ताकि हर कोई सीख सके। जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम उन तक पहुंच जाएं। बस यही एक मकसद था, हेल्प करना। ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस काम के नहीं। आज से 2 या 3 साल पहले तक हम उन्हीं वीडियोस को ही DLP प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, उसमें उन्हीं वीडियोस को सेल करते रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट पे, और बच्चे उनको खरीदते थे, उन्हीं से सीखते थे, अपने एग्जाम क्लियर करते थे, DLP प्रोग्राम्स में भी अच्छे रैंक लेके आते थे। सीखना उसका मेन मकसद होना चाहिए। आपको सीखने को कुछ कहीं से भी मिले वहीं से सीखना चाहिए। इन वीडियोस को उन दोस्तों तक शेयर करो जिन्हें आपको लगता है इनकी बहुत जरूरत है। जहां तक नए कंटेंट की काम बात है, हम इस चैनल पे अब लगातार रेगुलर एक्टिव रहने वाले हैं, और इस आपने ये नोटिस भी किया होगा काफी दिन से, क्वेश्चन डिस्कशंस वीडियोस, टॉपिक डिस्कशन वीडियोस नए वाले, ये सब अब इस चैनल पे आता रहेगा, और बीच बीच में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइव क्लासेस भी होती रहेंगी। तो उन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फिलहाल सीखने पे ध्यान दो, और बस यही बात करनी थी। थैंक यू। देखो, अपना नया टॉपिक जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री था, अगर मैं उसकी वेटेज की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन का वेटेज है, और वो भी फिक्स है, वेरिएबल सेपरेबल। जो भी हम अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस भी कर रहे हैं या देख भी रहे, तो वहां पे फिक्स है वेरिएबल सेपरेबल का कंसेप्ट, या फिर कभी कभी जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और इन x। जो भी क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन नॉर्मली पूछे गए, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन पूछा गया, अगर वहां क्वेश्चन की बात करते हैं तो ठीक है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं कुछ बता रहा हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक तो और भी बहुत सारे, जैसे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन जो ये टॉपिक है ना, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक का वेटेज है 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन 7.75। अगर मैं मार्क्स ऐड करता हूं, जनरली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो वो 2 फॉर्मेट से पूछे जा रहे हैं, 3 मार्क्स और 4.75 मार्क्स। और यहां से किसी भी क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं, एक तो रॉस्कियन और एक जीरोज। एक तो रॉस्कियन का कंसेप्ट और एक जीरोज के कंसेप्ट से क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं। तो बेसिकली जो डिस्कशन करेंगे वो इन क्वेश्चन के बारे में करेंगे, जो रॉस्कियन है, और सेकंड टॉपिक क्या है मेरे पास, जीरोज। बस ये क्वेश्चन तब समझ आ सकते हैं अगर मैं जीरोज की बात करता हूं या इसकी बात करता हूं रॉस्कियन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस बेसिक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनका एप्लीकेशन है, और कोई इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो ये जीरोज का कंसेप्ट है, इसके लिए बहुत कुछ आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं तो रियल एनालिसिस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, इनकी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए। तो ये तो मान के चल सकता हूं या नहीं कि इतना एटलीस्ट तुम इन डेफिनेशन के बारे में जानते हो, ये मान सकते हो या नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नाम तो सुने नाम तो मैथमेटिक्स भी सुना होगा
बताने के लिए तो मैं सब कुछ बताता ही हूं, लेकिन बोल देना कि अगर फिर भी कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता जैसे कंटिन्यूटी, तो एटलीस्ट ये तो मान के चल सकता हूं ना कंटिन्यूटी की एटलीस्ट डेफिनेशन याद है, या ये मान के चल सकता हूं जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये तो मान के चल सकता हूं या नहीं। इतना ही सपोज करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। अगर जो भी डिस्कशन करूंगा या फिर जिस भी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे वो पूरा डिटेल में डिस्कस करूं। और यहां का जो भी कंसेप्ट है पहले टॉपिक में हमने जितना भी पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो हम फिर भी बेसिक इंफॉर्मेशन से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ के आए हैं यहां तक, लेकिन यहां से आगे जो भी पढ़ेंगे वो कुछ नहीं पढ़े, कुछ पढ़ के नहीं आए अभी तक। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो ये कंसेप्ट है जीरोज के बारे में, जैसे मैंने कल एक बार डिस्कशन भी किया था, एक क्वेश्चन में एक पॉइंट रिलेट किया था। अगर कोई इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इंक्रीजिंग ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो कट करेगा कितने टाइम्स, एक 1 टाइम्स, या फिर कट नहीं करेगा, यही तो डिस्कशन कर रहे थे। तो इन सब क्वेश्चन में जो ये जीरोज के कंसेप्ट है उसमें सिर्फ ग्राफ पे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ग्राफ कैसा हो गया, जैसे रियल में तुम्हें कुछ स्टेटमेंट सीक्वेंस के याद होंगे, सीक्वेंस तो पढ़ा दिया ना सर ने, तो अगर सीक्वेंस पढ़ा दिया तो मैं सीक्वेंस मान लूं ना तुम्हें आता, और मुझे भी इतना रियल अच्छे से नहीं आता कि मुझसे डिटेल में रिसर्च कराने लगो। पर हाँ, मैं डेफिनेशन जरूर बताऊंगा कि हम रियल की किस डेफिनेशन को कहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। पर इतना भी आता कि तुमसे अच्छी आती होगी रियल, ऐसा भी नहीं है कि तुमसे बेकार आ रही हो, रियल थोड़ी बहुत तो जानता हूं मैं, ठीक है। अब डिस्कशन करते हैं किसका टॉपिक, लिखो हायर ऑर्डर, सभी लोग आ लिए ना। अब लिखो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो एक चीज और वो बताना भूल गया, जो कल वाला टेस्ट है ना, जो कल टेस्ट होने वाला था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे 2 दिन बाद एक्सटेंड कर देते हैं। तक क्यों? क्योंकि कल आज मैं कहीं चला जाऊंगा और आज मैं टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए कल नहीं होगा, कल मैं आ जाऊंगा, तो कल और परसों में टेस्ट कंप्लीट कर देंगे और उसके नेक्स्ट डे टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट टेंशन मतलब बहुत अच्छे लेवल का आएगा, ठीक है। और वो मैं डेट बता दूंगा तुम्हें कि नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा उसमें टेस्ट बता दूंगा कि कब टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा टेस्ट होगा, क्वेश्चन क्लास के लेवल के होंगे, लेकिन क्वेश्चन में तुम पता होगा कि टर्म्स ये अप्लाई हो रही हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो रहा, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका रीजन भी तो सुनो, आगे भी तो बोल ले दो। क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे? क्योंकि तुम्हें जो बेसिक टर्म्स है ना, मैं क्लास में डिस्कस किया हूं कि यहां पे तुम मिस्टेक करोगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम की, लैंग्वेज इन, ऑन, इंटरवल, ऐसे कुछ मिस्टेक होंगे। जैसे केसेस बनाओगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था a > 0, लैम्डा > 0, तो जो ग्राफ का बिहेवियर होगा वो कैसे चेंज होगा, डिस्कशन किए थे नहीं किए थे? तो तुम्हें सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान रखना, ऐसे बेसिक जो भी, और ऐसा नहीं टाइम बहुत मिलेगा, 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें 2 आवर चाहे 3 आवर लेना चाहते हो 3 आवर, लेकिन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलना सैटरडे या संडे में से कोई सा एक दिन होगा जिसमें वो, सैटरडे नहीं संडे, ठीक है, वो भी फिक्स कर लेंगे। अब आप वैसे नहीं करते। लिखो हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? क्लास में डिस्कस हुआ था, लिखवाया था नहीं लिखवाया था कि लीनियर या नॉन लीनियर, लिखवाया था। तो वो इक्वेशन की बात कर रहे हैं। कंसीडर द nth ऑर्डर, लिखो कंसीडर द nth ऑर्डर लीनियर differential equation, consider the nth order linear differential equation of the form a naught x y की पावर n प्लस a1 x y की पावर n minus 1 प्लस अप टू डॉट 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 a n minus 1 y डैश प्लस a n
y इक्वल टू क्यू एक्स, ये डेफिनेशन है nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। वहां पर लीनियर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी कि डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। देख लो सारी टर्म्स में कितनी गिवन है, 1। सेकंड टर्म्स क्या थी, सेकंड पॉइंट क्या था कि देयर इज नो प्रोडक्ट, किसी भी टर्म में कोई प्रोडक्ट की टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है ना, तो लीनियर इक्वेशन है। अब हमने जो डिस्कशन किया, अब जो भी उन्होंने ये पहले कंसीडर करी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, और इसे डिफाइन कर रहे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ध्यान रखना क्लोज इंटरवल पे डिफाइन कर रहा हूं, फॉर ऑल डिफाइन किस पे कर रहे हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड ए नॉट एक्स नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। पहले ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट कंडीशन ए नॉट एक्स a1 x अप टू डॉट 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 an x आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कोमा बी, क्लोज इंटरवल a कोमा बी। जो भी ये फंक्शन है, ये सारी की सारी फंक्शन कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। अगर ये जो भी हमने कंडीशन पहले फिक्स कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो भी हम रॉस्कियन की प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी या किसी और पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, इस कंडीशन के बाद करेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो ऐसा हो जाए कि ऐसा भी तो हो सकता है इंटरवल ओपन हो जाए, पॉसिबल है इंटरवल ओपन मिल जाए। पहली क्वेश्चन तो ये है इंटरवल क्लोज क्यों गिवन होगा, एंड पॉइंट्स, ये सारी की सारी फंक्शन कैसी हैं, कंटिन्यूअस, और डिफाइन किस पे है, क्लोज इंटरवल पे। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड। अगर वो बाउंडेड है, कंटिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है, तो इंप्लाइज क्या हो, कैसी इक्वेशन होगी, इंट्रीगेबल होगी। और ये इंट्रीगेबल होगी, फंक्शन इंट्रीगेबल मिली, तो इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। ये डिस्कशन हुआ था, डिस्कशन हुआ है नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, बाउंडेड भी है, इंप्लाइज इंट्रीगेबल, और इंट्रीगेबल फंक्शन के पास कैसा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सपोज करो ये ओपन इंटरवल हो जाए, तब सेकंड केस में तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आ जाएगा। जब भी एग्जामिनर ओपन इंटरवल गिवन करेगा, तब तुम उसे बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। तो जो भी हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, आप रॉस्कियन की, जीरोज की या किसी की भी, पहले क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। सपोज करो ये फंक्शन जो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी हट जाए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मिल जाए, तो जो ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होंगी ना, ये फेल कर जाएंगे। जितनी भी हम थ्योरी डिफाइन कर रहे हैं वो किस पे डिफाइन करेंगे, इन कंटिन्यूअस फंक्शन पे। ये चीज समझ आई या नहीं आई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट में ब्रेक हुई, एक तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में और एक वेरिएबल कोफिशिएंट में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट में लिखो इफ a नॉट a1, if a नॉट a1 up to dot 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 an x, a नॉट a1 up to dot 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 an x are constant, अगर ये सारे के सारी फंक्शन कैसी हैं, कांस्टेंट, देन डिफरेंशियल इक्वेशन is called linear differential equation with constant coefficient,
अदरवाइज लिख दो, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड वेरिएबल कोफिशिएंट, अदरवाइज differential equation is called linear differential equation with variable coefficient, ठीक है। अब यहां पे पहली डेफिनेशन आई, जो ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या तो ये लीनियर होगी या फिर लीनियर या नॉन लीनियर। अब हमने लीनियर डिफाइन किया, तो लीनियर में पहला वर्ड आया कि ये जो इक्वेशन है, अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट, यहां पर एक चीज, हाँ ठीक है, कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट आए तो हम क्या बोलेंगे। मैंने एक चीज, एक मिनट, जब मैंने ये कोफिशिएंट कंटिन्यूअस बोले थे, a0x और anx, यहां पे qx लिखा था या नहीं? तो ये लिख दो, मेंशन कर दो, ये मैंने गलत कर दिया। QX भी कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, यहां पर, वहां पर नहीं था। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, QX कंटिन्यूअस हो या ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सॉल्यूशन एडजस्ट कर भी सकते हैं। लेकिन यहां पे ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये सारी की सारी फंक्शन कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। अब यहां पे बताओ सेकंड पॉइंट, इफ QX इक्वल टू 0, इफ QX इक्वल टू 0 तो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, होमोजेनियस। देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और QX नॉट इक्वल टू 0, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब एक बात बताओ, जो हम फर्स्ट शीट का जो एक्स्ट्रा शीट भी ली थी ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर रहे थे, उस वक्त मैंने तुम्हें ये बोला था कि इस क्वेश्चन को अभी टिक कर लो, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन बोला था नहीं, और उसके बाद बोला था कि क्लास में बाद में कराऊंगा जब डेफिनेशन आएगी, टिक करवा दिया था। क्वेश्चन था मेरे पास dy अपॉन dx प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलता हूं तो यहां पे जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो एक ही केस में तो क्या मिलेगा, होमोजीनियस। अदरवाइज ये फंक्शन नॉन होमोजीनियस, या तो कांस्टेंट मिल जाए या फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाए, या तो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ एक्स, तो तब ये कैसी फंक्शन होगी, नॉन होमोजीनियस। ये नहीं बोल रहा हूं लीनियर है नॉन लीनियर, यहां पे एक कंफ्यूजन होता लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन, तो ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया लीनियर है या नॉन लीनियर है, पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं कि किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर, ठीक है। अब यहां से इसका डिस्कशन करते हैं कि इस इक्वेशन के बारे में वो पूछ रहे थे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx प्लस, इसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू साइन। अब यहां से इसे कुछ ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो dy अपॉन dx प्लस साइन, अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर दूं कॉस एक्स का, तो यहां से क्या मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट डॉट, प्लस यहां से क्या मिलेगा कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं, या फिर इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं dy अपॉन dx प्लस यहां पे कुछ फंक्शन ऑफ y साइन एक्स इंटू सारी की सारी फंक्शन किसकी मिलेंगी, y की, प्लस y की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू डॉट, और प्लस इसे क्या लिख सकता हूं cos x साइन y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, होमोजीनियस। ये जो इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, होमोजीनियस। ये नहीं मालूम कि होमोजीनियस, अभी नहीं बोल रहा हूं, यहां पे सिर्फ इतना बोल रहा हूं कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस। अब यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में ये लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर।
वहां पे यही तो दो ही तो पॉइंट थे, लीनियर, होमोजीनियस या होमोजीनियस नॉन लीनियर। इस टाइप के 4 ऑप्शन थे या नहीं थे? तो कौन सा ऑप्शन था? होमोजीनियस नॉन लीनियर। अगर मैं तुमसे यही सेम क्वेश्चन यहां पे जो साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह कॉस एक्स कर दूं, चेंज कर दूं इस क्वेश्चन में, dy अपॉन dx प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि cos x की टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होगी। समझ आया नहीं है? तो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका किसका एक्सपेंशन करके देखना। साइन एक्स के एक्सपेंशन में कभी 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहां तक सब कुछ समझ आया, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल कोफिशिएंट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं डिफाइन करूं तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी डिफाइन कर सकता हूं कुछ पॉइंट्स, लेकिन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिफाइन करने से बेटर है ना कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिफाइन करूं सारे पॉइंट्स और उसे जनरलाइज रिजल्ट बना दूं। ये बेस्ट अप्रोच है, या nth ऑर्डर से डिफाइन करूं और उसके पर्टिकुलर केसेज लिखवाऊं? दोनों के अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करूंगा और उसके अकॉर्डिंग nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल रिजल्ट बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही तो क्वेश्चन करते हैं। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि वहां पर हम क्लास में सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हम वो सॉल्व करेंगे। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा, वो एक जनरल रिजल्ट ही तो पूछना चाह रहा है तुमसे। तो या तो पूरी कैलकुलेशन करो, टर्म्स ज्यादा ही तो आएंगी, जो टर्म्स आएंगी वो ज्यादा आएंगी, हम तो कम टर्म्स में कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिखो सेकंड पॉइंट, यहां से पहले हेडिंग डालो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लिखो कंसीडर द सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं सेकंड ऑर्डर कंसीडर करता हूं तो ये इक्वेशन क्या होगी? a नॉट एक्स प्लस वाई डबल डैश प्लस a1 एक्स वाई डैश प्लस a2 एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, या फिर जो भी इंटरवल गिवन होगा, जो भी क्लोज इंटरवल गिवन होगा उस क्लोज इंटरवल के लिए डिफाइन कर सकते हो। तो यहां की कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसकी पहली कंडीशन a नॉट एक्स नॉट इक्वल टू 0, a नॉट एक्स a1 एक्स और a2 एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a, b, क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, सेटिस्फाई करने वाली फंक्शंस। अगर इस इक्वेशन को, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट मिल सकते हैं, किसी भी टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन इसे सेटिस्फाई कर सकती है। तो हमने लेट किया थोड़ी देर के लिए, लेट y1 एंड y2 बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। लेट y1 एंड y2 बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जो भी ये इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन है ये, लेकिन जब ये सॉल्यूशन, कब है ये सॉल्यूशन? जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी। समझ में आया नहीं है? अब यहां के बाद ये सॉल्यूशन है तो मुझे तो और भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो सॉल्यूशन हो सकता। तो मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया, y ऑफ x इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। मैं ये सॉल्यूशन डिफाइन कर सकता हूं, मे बी ये पॉसिबल हो कि ये सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन लेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
पहले मैंने ये सॉल्यूशन लेट किया कि ये सॉल्यूशन है, उसके बाद में मैंने लेट करा y ऑफ x इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। ये इनका इस जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन हुआ तो उसे सेटिस्फाई करेगा। सपोज करो ये सॉल्यूशन है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? तो इसमें पुट कर सकते हो। अगर यहां से पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, a0x इंटू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस डबल डैश प्लस a1x, यहां पे मिलेगा c1 y1 प्लस c2 y2 डैश प्लस a2, और यहां से मिलेगा c1 y1 प्लस c2 y2। ये वैल्यू मिलेगी। हमें तो इसकी वैल्यू चेक करनी है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी। तो यहां से मैं कोफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूं c1 का। अगर मैं c1 का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, a0x y1 डबल डैश प्लस a1x y1 डैश प्लस a2x y1 प्लस c2 a0x y2 डबल डैश प्लस a1x y2 डैश प्लस a3x y2। ये वैल्यू मिलेगी। अब यहां से बताओ, अगर ये सॉल्यूशन थे y1 और y2 तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते। तो अगर ये सॉल्यूशन हुए तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो यहां से क्या मिलेगा, c1 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, और सेटिस्फाई कर रहा तो ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये चीज समझ आई या नहीं आई? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं कि मैंने पहले सॉल्यूशन लेट किए और लेट करने के बाद उसका जो भी एलआई सॉल्यूशन थे उसको पुट कर दिया। पुट करने के, सॉरी एलआई नहीं बोल रहा, अभी नहीं बोल रहा हूं, यहां पे c1 y1 प्लस c2 y2 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन डिफाइन हो गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन है तो क्या ये फंक्शन एलआई होंगे, या फिर एलआई की बात अभी नहीं करता, जो ये फंक्शन है क्या ये जनरल सॉल्यूशन है? क्यों? अभी नहीं, अभी डिस्कस नहीं किया। और कोई रीजन? y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी। अभी हमने तो इसका डिस्कशन ही नहीं किया। अगर ये टू डिफरेंट फंक्शंस हैं y1 y2 तो माने ना कि कोई भी सॉल्यूशन है, तो अगर ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं तो अभी तो डिफरेंट ही होंगे ना y1 y2, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर ये कितने सॉल्यूशन है, 2। अगर ये कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना गिवन है, 2। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। अभी उसकी बात कर रहा हूं। अभी एक सेकेंड, यहां पे है c1 y1 ले लेता हूं, और यहां पे जो c1 प्लस c2 आएगा वो y1 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये c1 आ जाएगा। अभी तक तो यहां पहुंचे ही नहीं, अभी तो यहां मान के चले ना y1 y2 आर 2 सॉल्यूशन। अभी तो मान के चले या नहीं मान के चले? तो यहां से अगर ये सॉल्यूशन है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन y1 प्लस c2 y2 ये कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। और जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में क्या गिवन है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ये नोट करो फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये भी बात ठीक है कि कैसे आप बोल सकते हो कि ये जनरल सॉल्यूशन है, ये कैसा बोल सकते हो जनरल सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब वो सेकंड केस डिस्कस करूंगा, अभी पहले नोट कर लो।
अभी नोट कर लो, फिर बता देता हूं, नहीं तो तुम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते चले जाओगे। y1 भी सोर्स है ना इसका, ये भी दो कांस्टेंट कंडक्ट करेगा। क्या बोले हो? जो y1 और y2 वो भी सोर्स है ना, वो भी दो कांस्टेंट कंडक्ट करेगा। y1 और y2 ये भी सोर्स है ना इसके, हाँ ये भी दो कांस्टेंट करेगा। हाँ, फिर क्यों नहीं बोल, फिर वो क्यों नहीं स्टेट कर रहा? समझ नहीं पा रहा मैं, तुम क्या कह रहे हो? कांस्टेंट क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्यों y1 और y2 पर जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं है? अच्छा ठीक, पहले यहां तक नोट किया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं यहां पे ऐसा सोचते हैं y1 y2 टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, अगर मैं ये टू सॉल्यूशन वर्ड यूज करता हूं तो टू सॉल्यूशन है, तो यहां पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन आया इनका, पहला तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं है? ठीक है, क्लास में जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? और कोई नहीं, बस आप बोलो, इतने कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में मिलने चाहिए। अगर मैं इसे सॉल्यूशन मान रहा हूं y1 को, तो y1 में मैंने कहीं डिफाइन किया कि इसमें दो आर्बिट्ररी सॉल्यूशन है, वो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y ऑफ x इक्वल टू कोई फंक्शन मिली होगी sin x और cos x, और इसमें अगर तुम दो आर्बिट्ररी फंक्शन ले लो तो sin x प्लस c2 cos x, ये दो आर्बिट्ररी फंक्शन यहां पे आए, यहां ये सॉल्यूशन है, तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं बन रहा होगा, वही जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ सिंपल एक फंक्शन को लेट किया, मैंने उनके कॉम्बिनेशन को डिफाइन नहीं किया। ये यहां पर जो yx है ये y1x है और ये y2x है, ऐसी कोई फंक्शंस होंगी जिनके जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो पहले तो यहां कांस्टेंट आने चाहिए ना, और इन दोनों सॉल्यूशन में मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सर अगर ये दोनों जो ये दो सॉल्यूशन हमने लेट किए हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर उस केस में ऐसा कुछ मिला कि y1 हमने मान लिया बी द यूनिक एलआई इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यूनिक एलआई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ना, तो सेकंड ऑर्डर की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा ना, इसका ऑलवेज क्या मिलेगा? कांस्टेंट मल्टीपल मिलेगा। तो जो भी सॉल्यूशन होगा y2, या फिर मैं लिख सकता हूं y ऑफ x इक्वल टू अल्फा टाइम्स y1 लिख सकता हूं। अगर ये इसका यूनिक एलआई सॉल्यूशन है, कोई फंक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका सेकंड तो सॉल्यूशन होगा, और अगर वो सॉल्यूशन हुआ तो इसी का क्या मिलेगा? वो कांस्टेंट मल्टीपल मिलेगा, कांस्टेंट मल्टीपल मिलेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं y1 प्लस अल्फा टाइम्स y2, सॉरी अल्फा टाइम्स y1, और जब इन्हें ऐड करोगे तो एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा, सपोज करो बीटा मान लेता हूं, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? y1 के। तो y ऑफ x इक्वल टू दिस इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बीटा y ऑफ x इक्वल टू बीटा y1। तो क्या ये जनरल सॉल्यूशन होगा? तो ये जनरल सॉल्यूशन ही नहीं। अगर एक ही यूनिक हम क्वेश्चन में बोल देंगे कि उसके पास एक यूनिक एलआई सॉल्यूशन है, यूनिक एलआई सॉल्यूशन है, तो हम ऐसा हमें कभी भी जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मेट नहीं मिलेगा। अब यहां पर थर्ड केस भी आता, यहां पर सेकंड ऑर्डर की अभी पहले माने टू सॉल्यूशन थे, तो वो एलआई थे, इंडिपेंडेंट थे, तभी ये जनरल सॉल्यूशन डिफाइन हो रहा। अगर हमने ये मान लिया कि सपोज करो तीन एलआई फंक्शन है y1 y2, या फिर लेट कर लेता हूं लेट y1 y2 y3 विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, या फिर एलआई सॉल्यूशन मान लेता हूं, एलआई सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। मैंने मान लिया कि इक्वेशन 1 के तीन एलआई सॉल्यूशन है, हो सकता क्यों नहीं हो सकता?
तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो सॉल्यूशन होगा। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहां पर मैं y ऑफ x इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2 प्लस C3y3 डिफाइन कर सकता हूं। और देख लो, अगर मैं इस वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये सेटिस्फाई करेगी, लेकिन जो ये सॉल्यूशन है ना, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल नहीं आ रहे। तो क्या ये जनरल सॉल्यूशन है? तो ये भी जनरल सॉल्यूशन नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट, अगर मैं इन सारे केसेस को कंसीडर करूं, अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके पास एग्जैक्टली कितने एलआई सॉल्यूशन होने चाहिए? 2। अगर उसके पास जनरल सॉल्यूशन है तो बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? तो वो दोनों केसेस नोट कर लो, फिर यहां से स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। मान के चले, हाँ, तो अगर दूसरा सॉल्यूशन होगा तो उसका स्केलर मल्टीपल होगा। जैसे अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का sin x सॉल्यूशन है तो दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा तो जैसे 2 sin x 3 sin x, यानी कि फंक्शन तो x की मिलेगी, sin x की मिलेगी, उसका स्केलर मल्टीपल कुछ भी मिलता चला जाए। हमारा जो कंसीडरेशन है एक्चुअली ये रॉन्ग है ना। हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर का है तो एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, मतलब जो हमारा कंसीडरेशन था वो गलत ही था, मतलब पहले से ही मान के चल रहे, तो ऐसा पॉसिबल केसेस बनते ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा मिल गया तो जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, और मोर देन 1 हुए तो जनरल सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तब भी ऐसा हो सकता। तो यहां से कुछ अगर 2 कंडीशन जो गिवन है ना, ये हमने एक क्वेश्चन में यूज किया, एक तो होमोजीनियस वर्ड और एक वर्ड यूज कर रहे हैं लीनियर। 2 ही तो वर्ड यूज कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं लीनियर वर्ड को रिमूव कर दूं, सपोज करो लीनियर वर्ड को रिमूव कर देता हूं इक्वेशन से, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन मिलेगी। और नॉन लीनियर के पास तो हम डिस्कस करके आए ना कि नॉन लीनियर के पास 2 से इनफाइनाइट भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक एग्जांपल में हमने क्लास में डिस्कशन किया था ना कि नॉन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। डिस्कशन हुआ था, नहीं हुआ था? तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर वो होमोजीनियस वर्ड हटा दें तो इक्वेशन कैसी कन्वर्ट हो जाएगी? नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस के केस में एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और एक कैसा सॉल्यूशन आएगा? पर्टिकुलर। तो कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं? 3। और वहां पे जो होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और लीनियर का केस डिस्कशन किए थे, लीनियर और नॉन लीनियर, वहां पे सॉल्यूशन के बारे में लिखवाया भी था कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके पास एग्जैक्टली n एलआई सॉल्यूशन होंगे, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? n+1। लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? आज फिर दोबारा से लिखवा देता हूं। नहीं, n+1 पॉसिबल है कि कितने भी मिल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन हम बोलते हैं n+1 तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, क्योंकि पीआई जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो पीआई यूनिक भी हो सकता, 90% यूनिक होते हैं, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पीआई यूनिक नहीं होते। यहाँ पे जैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो हमारा CF है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसका कोई एक पार्ट पीआई के बराबर भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए CN sin x है और हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है 1/4 sin x आ गया, तो वहां पे तो केवल n ही सॉल्यूशन। अभी बना के देखना कभी। ये डेफिनेशन है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता वो इंडिपेंडेंट होता कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से। हाँ, एग्जैक्टली n+1। अभी मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा, तो यहां पे लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये नोट किया। यहां पे लिखो इफ इन जनरल every nth order homogeneous linear differential equation, nth order in general every nth order homogeneous linear differential equation has exactly n Li solution, has exactly n Li solution, exactly
NLI सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम तो ये है कि मैं इसे इस जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं यहां से इससे हटा भी सकता हूं। तुम्हें हल्की सी टर्म्स वेक्टर मतलब अभी डिस्कशन करेंगे जहां पे सिस्टम ऑफ ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे या फिर जब तुम लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे वहां पे डिटेल में तुम्हें ऐसा सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो अभी मैं एक टर्म्स यूज कर रहा हूं, डिस्कशन इसका डिटेल में बाद में करेंगे, पहले बोल रहा हूं जो मैं टर्म्स यहां पे यूज कर रहा हूं इसके प्रूफ के लिए वो टर्म्स बाद में समझाऊंगा। ठीक है, यहां पे तुम क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते हो, जैसे पहले एक क्वेश्चन मार्क्स आया था वो आज क्लियर हो गया ना, dy/dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो जितने भी क्वेश्चन मार्क्स क्लास में लगवाया वो आगे डिस्कस करूंगा। यहां पे एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज करो a0x y की पावर n प्लस a1x y की पावर n-1 अप टू डॉट 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 a n-1 x y y डैश प्लस a n y इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन है तो ये सारी कंडीशन तो गिवन ही होंगी, जब भी तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि a0x नॉट इक्वल टू 0 और a0x और सारे की सारी फंक्शन ai फंक्शन कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। तो हमने मान लिया कि a0x नॉट इक्वल टू 0 और सारे ai x आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कैसी फंक्शन होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। ये चीज समझ आई या नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां तक हमने ये सब कुछ गिवन है, इसके पास अगर एन ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कम से कम NLI सॉल्यूशन होने चाहिए, एडजस्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर लिया कि yx इक्वल टू, क्योंकि एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है y1 y2 yn, कैसे सॉल्यूशन होंगे, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया C1 y1 प्लस C2 y2 अप टू डॉट 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 CN yn डिफाइन कर सकता हूं, इनका कॉम्बिनेशन डिफाइन किया। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो y1 y2 yn पे मैं एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहा हूं। क्या अप्लाई कर रहा हूं कि सपोज करो मैं y1 को मान लेता हूं y1 x एट पॉइंट x इक्वल टू 0, क्योंकि कोई ऐसा इंटरवल मान लेता हूं क्लोज इंटरवल 0,1 क्वेश्चन में, तो यहां पे y1 x नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 और y1 डैश एट पॉइंट x इक्वल टू 0 अप टू डॉट 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 y1 n-1 0 इक्वल टू 0, y2 0 इक्वल टू 0 और y2 डैश 0 इक्वल टू 1 अप टू डॉट y2 n-1 एट पॉइंट 0 इक्वल टू 0। yn 0 इक्वल टू 0, yn डैश 0 इक्वल टू 0 अप टू डॉट yn डैश n-1 0 इक्वल टू 1। कुछ गलत लिख दिया क्या? यहां पे ऐसे कुछ डिफाइन कर सकता हूं। अब किसी बच्चे का ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो y1 की पावर nth डेरिवेटिव है एट पॉइंट 0 पे क्या मिल जाए, 0। पॉसिबल है क्या? अगर 0 पर 0 मिल गया तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफाइन नहीं होगा। nth ऑर्डर डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। तो हमने उस पॉइंट को तो पहले से ही रिमूव कर दिया। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? पहला रीजन तो ये है कि फर्स्ट अगर y1 सॉल्यूशन है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी कि अगर कोई फंक्शन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे होंगे, नहीं हो रहे हो, और उसे सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने एक कंडीशन इस टाइप की डिफाइन करी कि y1 0 इक्वल टू 1 और y1 डैश 0 इक्वल टू 0 और y1 की पावर n-1 0 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। ऐसा कुछ लेट कर सकता हूं। तो यहां से देखो ना, जो y1 सॉल्यूशन है उसको मैंने स्टैंडर्ड बेसिस में कन्वर्ट कर लिया या नहीं कर लिया। सपोज करो y1 सॉल्यूशन को मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया 1 0 0 0, ऐसा कुछ गिवन है। y2 सॉल्यूशन को मैंने 0 0 0 अप टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अप टू डॉट 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 0 0 अप टू डॉट 1। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है या नहीं? अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस है, कोई भी फंक्शन अगर किसी स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में एक्सप्रेस हुई तो वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, LI सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है पहला, देखो जैसे तुम क्वेश्चन पूछने वाले हो मैं उसका पहले बोल रहा हूं कि सर ऐसा ही क्यों डिफाइन कर रहे हो। ये इसका क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। अभी तो मैंने फंडामेंटल थ्योरम नहीं बताई, मुझे सिर्फ प्रूफ के लिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, यहां पे मैं स्किप कर रहा हूं।
वो सारी चीजें बाद में आके दोबारा जब फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहां से ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। और जब सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये जो बेसिस की फॉर्म है ना वो भी रिलेट हो जाएगी। अभी तो हमें बेसिस की डेफिनेशन याद नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्हें बेसिस की डेफिनेशन याद नहीं है। बेसिस क्या होगा? और बेसिस होगा कोई भी फंक्शन बेसिस की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है तो वो फंक्शन कैसे होती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये भी डेफिनेशन याद नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने इस प्रूफ को जनरल प्रूफ नहीं दिया यहां से। अभी हम मान के चलने की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एन ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके पास कैसे सॉल्यूशन होंगे? एन। ये स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट लिखो यहां पर, एवरी नॉन होमोजीनियस nth order linear differential equation, every non-homogeneous nth order linear differential equation has exactly n plus 1 Li solution. Li solution, ठीक है, हैज एग्जैक्टली ni सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि Pi इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लिख दो बिकॉज Pi पर्टिकुलर इंटीग्रल इज लीनियरली इंडिपेंडेंट टू अदर सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहां तक मुझे अभी हम जो भी हमने डिस्कशन किया वो होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस